नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो कॉलेज लाइब्रेरी ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस की जो चर्चा कर रहे थे, उसमें आज हम एक नए टॉपिक पुस्तकालय वर्गीकरण या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है वो वैसे तो 10, 11, 12 का उल्लेख मिलता है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें जो है 3 क्लासिफिकेशन पद्धतियां हैं। एक क्लासिफिकेशन पद्धति सीसी कोलन क्लासिफिकेशन है, दूसरी वर्गीकरण पद्धति है वो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, और तीसरी जो पद्धति है वो यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति है। ये 3 पद्धतियां जो है आपके कॉलेज एजुकेशन जो कॉलेज लाइब्रेरियन है उसके सिलेबस में मौजूद है। इन 3 पद्धतियों में जो है आज हम अध्ययन करेंगे वो कोलन क्लासिफिकेशन अर्थात सीसी, जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा जो है लिखी गई है, उसके बारे में जो है आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा 1933 में दी गई थी, वो एक वर्गीकरण की पद्धति है, वर्गीकरण के सिद्धांत या नियम है, और ये वर्गीकरण के नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो है आज भी इनका जो है भारत के बहुत सारे पुस्तकालयों में प्रयोग किया जाता है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति जिसे कोलन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ये पद्धति 1933 में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा जो है दी गई थी, और ये भारत की एकमात्र वर्गीकरण पद्धति है जिसका प्रयोग अधिकतर पुस्तकालयों में किया जाता है। तो ये जो वर्गीकरण पद्धति की हम चर्चा कर रहे हैं, इस पद्धति की जो उपज है वो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के दिमाग में 1924 में ही जो है आ गई थी। 1924 में ही ये आ गई थी। ये हमें ज्ञात होता है कि जब डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई 1924 में, तो उनको पुस्तकालय का कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं था। इसलिए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो है मद्रास पुस्तकालय द्वारा इनको लंदन भेजा गया पुस्तकालय प्रशिक्षण के लिए, और ये पुस्तकालय प्रशिक्षण के लिए लंदन चले गए। जब ये लंदन में वहां रुके हुए थे तो एक दिन शाम को लंदन के बाजार में टहल रहे थे, और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कोई ऐसी वर्गीकरण पद्धति बनाऊं जिस जो है क्या करे, संपूर्ण विषयों को एक साथ जोड़ दे। इसलिए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने जो है घूमते हुए, ये विचार चलते हुए उनके सामने एक ऐसी दुकान आई जो एक खिलौनों की दुकान थी। खिलौनों की दुकान, कैसे खिलौनों की दुकान, जिसे हम मैकेनो सेट कह सकते हैं। अर्थात उस दुकान में क्या हो रहा था, खिलौने बनाए जा रहे थे। खिलौनों में उनके पार्ट अलग अलग बिखरे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पाँव को जोड़ने का काम कर रहा था, दूसरा व्यक्ति उन खिलौनों के हाथ को जोड़ने का काम कर रहा था, और तीसरा व्यक्ति उनके सर और धड़ को जोड़ने का कार्य कर रहा था, और नट बोल्ट की सहायता से जो है उन्हें कसा जा रहा था, और ये देखा जा रहा था कि भाई इन सबको कस के और एक खिलौना पूरा तैयार होता है। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जिसके विचार दिमाग में वर्गीकरण का चल रहा था, उसका ध्यान उस दुकान में गया, और जो ही उसका ध्यान उस दुकान में गया तो उनका मन जो है देखते रह गया कि क्यों ना मैं मेरी वर्गीकरण पद्धति भी कुछ इस तरह की बनाऊं कि जो है इस खिलौनों की सेट की तरह कार्य करे। क्योंकि ज्ञान जगत के जो विषय हैं वो तो अलग अलग बिखरे हुए हैं,
ज्ञान जगत का विषय भी होगा, उसका उपविषय भी होगा, उपविषय का भी सहायक विषय होगा। इसलिए उसने जो है उन खिलौनों के सेट से, उस मैकेनो सेट से ये प्रेरणा ली और 1924 में से जब 1925 में वापस लौटे, उस समय उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि मैं एक ऐसी वर्गीकरण पद्धति बनाऊंगा जो बिल्कुल कैसी होगी, लंदन वाले जो मैकेनो सेट के खिलौने थे उनकी तरह बनाई जाएगी। और उसी के आधार पर इन्होंने 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन या सीसी, जिसे द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है, की रचना की और इसका पहला संस्करण का प्रकाशन 1933 में किया गया। इसके पहले संस्करण का जो प्रकाशन किया गया था वो एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा किया गया था। इसके पहले संस्करण का जो प्रकाशन किया गया था वो एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा किया गया था। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि कोई भी वर्गीकरण पद्धति होती है उसके लिए एक चीज की जरूरत होती है, किसकी किसकी भाई, कि नोटेशन की। एक चीज की जरूरत होती है नोटेशन की, जिसे हम अंकन भी कह सकते हैं। किसकी जरूरत होती है? अंकन की जरूरत होती है। तो अब इन्होंने वर्गीकरण पद्धति का तो सोच लिया कि मैंने वो जो वर्गीकरण पद्धति बनानी है वो मैकेनो सेट की तरह बनानी है, लेकिन उसका अंकन कैसा रखना है। जैसा कि पीछे की क्लास में बताया कि वर्गीकरण का मतलब यही होता है कि विषय दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक विषय और दूसरा होता है कृत्रिम विषय। प्राकृतिक विषय जैसे मान लीजिए हमने बात की कि एक विषय होता है गणित, जिसे मैथ कहते हैं। मैथ या गणित कैसा विषय है? प्राकृतिक विषय है या विशिष्ट विषय है। इसको यदि कृत्रिम विषय बनाना है तो इनको बी प्रदान कर दिया। अब बी किससे पहचाना जाएगा कि बी मैथ का नाम है। कैसा विषय? बी कृत्रिम विषय है, जिससे पहचान होगी कि बी का मतलब गणित है अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन। तो बी मैथ है। तो यहाँ बी मैथ हो गया आपका कैसा विषय कि बी मैथ हो गया आपका विशिष्ट या प्राकृतिक विषय, और बी को संकेत करता है आपके अंकन को। तो एक अंकन की आवश्यकता जो है इस प्रणाली में थी। अब अंकन आपको बताया, अंकन दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध अंकन और एक होता है मिश्रित अंकन। ये इसकी चर्चा हम पीछे की क्लासों में कर चुके हैं। तो जो शुद्ध अंकन होता है उसमें तो किसी एक सिंबल का, जैसे इंडो अरेबिक अंक का प्रयोग कर लिया तो शुद्ध अंकन। मान लीजिए सिर्फ एबीसीडी का प्रयोग कर लिया बड़ी का तो शुद्ध अंकन, सिर्फ छोटी एबीसीडी का प्रयोग कर लिया तो भी शुद्ध अंकन। लेकिन इनके साथ इसमें किसी अन्य एक चिन्ह कोमा का भी प्रयोग हो गया तो वो अंकन कैसा बन जाता है? मिश्रित अंकन। तो अब इन्होंने जो है विचार तो इनका बन गया कि भाई मैं मैकेनो सेट की तरह जो है वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करूंगा, लेकिन अंकन कैसा रखूंगा, शुद्ध या मिश्रित। तो ये इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी जो वर्गीकरण पद्धति है उसका अंकन कैसा होगा जी, कि उसका अंकन है वो मिश्रित होगा, मिक्स्ड अंक जो है नोटेशन इसका रहेगा। और इसी को आधार रख के इन्होंने जो है सबसे पहले 1933 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया, और इसका प्रकाशन का जो कार्य किया वो एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा किया गया। इस पद्धति के अंदर अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर हैं उनका प्रयोग किया गया। तो अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर हैं उनका प्रयोग किया गया। जैसे आपको पता है अंग्रेजी के कितने अक्षर होते हैं? 26। और इन्होंने कितने अक्षर प्रयोग किए? कितने किए भाई? तो इन्होंने जो प्रयोग किए वो किए 25। अब एक छोड़ दिया इन्होंने, किसको? ए को। ए को क्यों छोड़ा भाई? क्योंकि उनको पता था कि विषय आगे बनते रहते हैं, रोज नए विषय आते हैं। देखिए जैसे एक विषय है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल नया विषय है। बायोकेमिस्ट्री दो विषयों से बना है, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री। उस समय बायोकेमिस्ट्री नहीं था, अब एक नया विषय निकल के आ गया बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिक्सिंग। तो उस समय बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी उसे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री नहीं थी। डॉक्टर एस आर रंगानाथन जानते थे कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे नए विषय बनेंगे जिनको अगर मेरी पुस्तक में स्थान नहीं मिला तो मेरे वर्गीकरण का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी के 25 अक्षर ही लिए और एक को इन्होंने क्या किया, खाली छोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन की जो पहली बुक है जो 1933 से आई, उसमें जो है अंकन को रखा गया। तो जो अंग्रेजी की जो एबीसीडी है उसके 25 अक्षरों को इन्होंने स्थान दिया और ये 25 अक्षर जो थे बड़े आ गए। ठीक है। उसके अलावा अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर थे वो उन्होंने 23 लिए, 23 अंग्रेजी के
छोटे अक्षरों का इन्होंने प्रयोग किया। कितने किया भाई? 23। तो फिर छोड़ा किसको? तो एक तो आई को छोड़ दिया, एक तो आई को छोड़ दिया, एक को आई एल को छोड़ दिया और एक ओ को छोड़ दिया। 3 अक्षरों को इन्होंने छोड़ दिया और छोटी एबीसीडी के कितने अक्षर ले लिए? 26 में से 3 गए तो 23। 23 छोटी एबीसीडी के और 25 बड़ी एबीसीडी के। आपसे पूछ ले बड़ी एबीसीडी में किसको छोड़ा? तो बड़ी एबीसीडी में ए को छोड़ दिया। छोटी एबीसीडी में किसको छोड़ा? तो छोटी एबीसीडी में आई एल ओ को छोड़ दिया। इसके अलावा जो है इन्होंने जो न्यूमेरिकल संख्या है या इंडो अरेबिक या भारोपीय संख्या कहते हैं, 0 से 9 तक का भी इन्होंने प्रयोग कर लिया। अब हम कहते हैं कि भाई शुद्धांकन कैसा होता है? जिसमें एक का प्रयोग हो। यहाँ रंगानाथन महोदय ने तो बड़ी एबीसीडी भी ले ली, छोटी एबीसीडी भी ले ली, गिनती को भी ले लिया, चिन्हों को भी ले लिया, तो अंकन कैसा हो गया? ये मिश्रित हो गया इस पद्धति में। तो इस तरह से इन्होंने जो है, इनके अलावा बहुत सारे चिन्हों को भी इन्होंने प्रयोग किया, जिसकी हम बात करते हैं आगे। तो देखिएगा इसको, तो हम कह सकते हैं कि 25 बड़ी एबीसीडी के अक्षर, 23 छोटी एबीसीडी के अक्षर ILO को छोड़ के। इसके अलावा 0 से 9 तक भारोपीय संख्या या इंडो अरेबिक संख्या का प्रयोग किया गया। और जो सब फैक्ट थे, क्योंकि उनको तो जो पद्धति बनानी थी वो मैकेनो सेट की तरह बनानी थी, इसलिए जो इन्होंने जो फैक्ट रखा जोड़ने के लिए, उसमें सब के लिए एक ही चिन्ह रखा। किसका चिन्ह? कोलन का चिन्ह। एक ही चिन्ह रखा, कोलन का चिन्ह। कौन सी पद्धति में? 1933 वाली के। इसलिए इस पुस्तक का नाम भी इन्होंने क्या कर दिया जी? कोलन क्लासिफिकेशन रख दिया। पुस्तक का नाम इन्होंने रख दिया कोलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो है मैकेनो सेट को जोड़ने के लिए जिससे नट की जरूरत थी, इन्होंने जोड़ने के लिए वो नट किसको बनाया? कोलन के चिन्ह को बनाया। ठीक है। अब पूछ ले कि शिशि का पहला संस्करण का अंकन कैसा था? तो अंकन तो उसका कैसा था? मिश्रित था। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है, एक शब्द आता है दशमलव रीति। शब्द होता है दशमलव रीति। क्या होता है भाई दशमलव रीति? तो दशमलव रीति का मतलब होता है, दशमलव रीति का मतलब होता है कि जितने भी वर्गाचार्य हैं, जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया है, जितने भी वर्गाचार्यों ने वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया है, उन्होंने अपनी वर्गीकरण की पुस्तक में हमेशा दशमलव का प्रयोग किया है। और कई लोगों ने इसे नवीन शून्यों का भी नाम दिया है। नवीन शून्यों ये एक परिपाटी बन गई थी, क्योंकि 1876 में मेलविन डेवी द्वारा भी 1876 में मेलविन डेवी द्वारा भी जो है दशमलव रीति का प्रयोग किया गया था। इससे पहले हैरिस और बेकन द्वारा भी दशमलव रीति का प्रयोग किया गया था। इसलिए जो है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने भी इसमें दशमलव के चिन्ह का प्रयोग किया, जिसे दशमलव रीति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 0 से 9 तक भारोपीय संख्याओं का प्रयोग किया। ठीक है। और एक नवीन शून्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भाई एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है ना, कि इसको क्या कहा जाता है? तो इस चिन्ह को नवीन शून्य नाम दिया गया है। ये एक बार जो है आपके लाइब्रेरी ग्रेड 3 2016 में प्रश्न आया था कि इसको क्या नाम है? तो इसको नवीन शून्य कहा गया है। और विभिन्न वर्गांकों को सटीक बनाने के लिए के विभिन्न प्रकार की युक्तियों का भी प्रयोग किया गया, जैसे कालक्रम युक्ति, वर्णक्रम युक्ति। इनका अध्ययन हम है आगे की क्लासों में करेंगे। इसके अलावा एक अष्टपक्षीय पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग किया। अष्टपक्षीय पद्धति में क्या होता है? देखिए भाई, कि जब हम न्यूमेरिकल को लिखते हैं तो हम हमेशा उसको किससे शुरू करते हैं? हम 0 से इसको शुरू करते हैं। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब हम 9 तक पहुंचते हैं तो अष्टपद्धतीय पद्धति में क्या होता है? 9 को शामिल करने के बाद 8 तक अष्टपद्धतीय पद्धति 9 को हम क्या करते हैं कि 9 1 से शुरू करते हैं। 9 1 9 2 9 3 9 4 9 6 9 7 9 8 और फिर हम क्या आ जाएंगे 99 1। इस तरह की जो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है,
जिसका हम वर्गीकरण में आगे आपको विस्तृत बताएंगे। ये आपकी अष्टपद्धतीय पद्धति है कि प्रत्येक 8 के बाद जो अगला 9वां है वो अकेला नहीं आता है। अब बात की जाए इसकी प्रस्तुति की, तो शिशि का जो पहला संस्करण जिसका प्रकाशन एशिया पब्लिशिंग हाउस द्वारा किया गया, इसकी प्रस्तुति 3 भागों में की गई। कितने भागों में? 3 भागों में। इसका जो प्रथम भाग था वो भूमिका का था। प्रथम भाग था वो भूमिका का था, जिसमें कितने पृष्ठ थे? 127 पृष्ठ थे। द्वितीय भाग था वो सारणीय अनुसूची का था, जिसमें 135 पृष्ठ थे। और तृतीय भाग था वो आपका किसका था जी? अनुक्रमणिका का था। ये तृतीय भाग था। और कितने इसमें टोटल पृष्ठ कितने थे? 307 पृष्ठ टोटल इसमें थे। कौन सी पुस्तक में? शिशि की पहली पुस्तक में 307 पृष्ठ थे। और इस प्रकार शिशि के पहले भाग का जो है निर्माण किया गया डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा। अब बात करते हैं इसके द्वितीय संस्करण की। इसका जो द्वितीय संस्करण है, जो द्वितीय संस्करण आया वो 1939 में आया। जैसा कि पहले संस्करण की बात की, कब आया? कि पहला संस्करण आया 1933 में। द्वितीय कब आया? 1939 में। इसका दूसरा जो संस्करण आया वो 1939 में आया। और इसमें जो 39 वाले में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई इसकी खास बात क्या थी, तो इसमें यहां से इसने रंगानाथन ने क्या किया? ग्रीक अक्षरों का प्रयोग शुरू कर दिया और एक ग्रीक अक्षर लिया इस तरह का, जो आपका त्रिभुज जैसा दिखाई देता है। इसका नाम दिया डेल्टा। यानी डेल्टा जो है इस संस्करण में पहली बार डेल्टा का प्रयोग किया गया। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि ग्रीक अक्षर का प्रयोग शिशि के किस संस्करण में पहली बार किया गया, तो आप कहेंगे कि जी 1939 वाले में। और ग्रीक अक्षर किसका प्रयोग किया गया? डेल्टा का किया गया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डेल्टा को क्या संबोधन दिया गया, तो इस डेल्टा को कहा गया आध्यात्मिकता एवं रहस्यवाद। ग्रीक अक्षर डेल्टा का सिंबल याद रखना भाई, किस संस्करण में है? दूसरे में। कब? 1939 में। नाम क्या था? आध्यात्मिकता एवं रहस्यवाद। और यहाँ जो शिशि के पहले संस्करण में ये 3 भागों में बटी थी, अब कितने भागों में बट गई जी? कि अब ये 4 भागों में बट गई। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग था वो नियम का था, दूसरा भाग था वो सारणी का था, और तृतीय भाग था वो सारणी की अनुक्रमणिका का था। तो फिर चौथा भाग किसका आया? कि यहाँ जो वर्ग संख्या है उनके 3000 उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाया गया। यह शिशि के जो है द्वितीय संस्करण में ये कार्य किया गया। तृतीय संस्करण था उसमें कोई विशिष्ट जो है बदलाव नहीं किया गया, और ये आया था 1950 में। तो पहला 1933 में, पहला 1933 में, दूसरा 1939 में, और तीसरा 1950 में, और चौथा आया 1952 में। अब चौथे संस्करण की बात करते हैं। इस संस्करण में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो बदलाव किए गए वो शिशि के इसी संस्करण में किए गए थे, चौथे संस्करण में किए गए थे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यह किया गया कि 5 मूल श्रेणियां थी, उसके लिए 4 अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया। 5 मूलभूत जो श्रेणियां थी भाई, कौन सी थी? तो 5 मूलभूत श्रेणियां थी आपकी पी एम ई एस टी। 5 मूलभूत श्रेणियां थी। पी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, एम मैटर पदार्थ, ई एनर्जी ऊर्जा, एस स्पेस स्थान, और टी टाइम काल। इन 5 मूलभूत श्रेणियों में 4 श्रेणियों के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का भी इसमें जो है प्रयोग किया गया। ठीक है। और दूसरा जो संस्करण था 39 में आया था, उसमें ग्रीक अक्षर कौन सा था? कि डेल्टा था। और यहाँ इनके बहुत सारे जो है ग्रीक अक्षरों का प्रयोग किया गया। जैसे ग्रीक अक्षर है बीटा का यहाँ प्रयोग किया गया। बीटा के अलावा गामा का जो है यहाँ इसमें जो है प्रयोग किया गया।
एक ईटा का यहाँ जो है प्रयोग किया गया, एक लेमड़ा का जो है यहाँ प्रयोग किया गया, लेमड़ा के अलावा एक म्यू का जो है यहाँ जो है इसमें प्रयोग किया गया, म्यू का, ठीक है ना, म्यू का जो है प्रयोग इसमें जो है किया गया, और एक जो है इसमें न्यू का जो है प्रयोग किया गया, और एक सिग्मा का जो है यहाँ प्रयोग किया गया। तो ये जो ग्रीक अक्षर है कौन कौन से, कि सीसी के चौथे संस्करण में कौन कौन से ग्रीक अक्षर आए, तो बीटा, गामा, लेमड़ा, म्यू, न्यू और सिग्मा, टोटल 7 का जो है प्रयोग किया गया। एक पहले से चल रहा था, कौन सा था जी, डेल्टा, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। तो 8 सिंबल है, इनका प्रयोग किया गया, और यहाँ जो योजक चिन्ह है उनकी संख्या कितनी हो गई जी, 8 हो गई। और प्रथम बार इसमें जो है आवर्तन और स्तर का प्रयोग किया गया। आवर्तन और स्तर एक ऐसी है जिसको हमें पूरा समझना है, आगे की क्लास में हम बताएंगे। आवर्तन को राउंड कहते हैं और स्तर को लेवल कहते हैं। लेवल और राउंड क्या होते हैं, इसके लिए आप हमारी आगे की क्लासें देखते रहिए। हम आपको आगे की क्लासों में ये सारा क्लियर करेंगे कि कॉलम क्लासिफिकेशन में क्या था आवर्तन, क्या था स्तर, क्या था राउंड, ये सारी चीजें हम बताएंगे। इसलिए आप हमारी क्लासें नियमित देखते रहिए, सारी जो है चीजें आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 5वां जो संस्करण आया था वो 1957 में आया था, और इसमें जो बदलाव किया गया था वो नियम भाग में सबसे बड़ा जो है बदलाव इस संस्करण में किया गया था, कि जो सबसे बड़ा बदलाव था वो इसके नियम भाग में था। और नियम भाग में जो बदलाव किए गए थे वो एक तो प्रबंधन में किया गया था, मैनेजमेंट में, एक कृषि में, एक ललित कलाओं में, एक कानून में, और एक स्पेस आइसोलोट जिसे हम स्थान एकल कहते हैं, उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। हम स्पेस आइसोलोट को भी आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि स्पेस आइसोलोट क्या होता है। इस संस्करण में 2 दशा संबंधों के 2 स्तरों को पहचान दी गई, एक अंतःविषयक दशा संबंध और एक अंतःपक्ष। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, अंतःविषय दशा संबंध और अंतःपक्ष दशा संबंध। इन दोनों के बारे में हम जो है आगे की क्लास में बताएंगे कि किस तरह जो विषय नया बनाते हैं उनमें अंतःविषय संबंध और अंतःपक्ष संबंध का जो है प्रयोग किया जाता है। और ये जो संस्करण था ये पहली बार एक जो है गहन वर्गीकरण का संस्करण आया था, डेप्थ संस्करण आया था, क्योंकि जो ये 5वां जो संस्करण 57 वाला था इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक आपका जो आया था वो बेसिक्स आया था, मूल विषय, और एक आई थी डेप्थ क्लासिफिकेशन, 2 भागों में आया था। आपसे पूछ सकते हैं कि डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सीसी के कई संस्करण में पहली बार किया, तो 1957 के 5वें संस्करण में पहली बार जो है इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। और बेसिक का प्रकाशन तो 1957 में ही हो गया था, परंतु डेप्थ का प्रकाशन है वो 2012 के वर्जन में आया था। किस वर्जन में आया था भाई, ध्यान रखना कि सीसी का 5वां संस्करण तो आया था 1957 में, लेकिन 2 भाग थे। एक भाग तो बेसिक तो इसका आ गया था, कब आ गया था जी, की 1957 में ही आ गया था, लेकिन इसका जो दूसरा भाग था गहन वर्गीकरण या डेप्थ क्लासिफिकेशन, उसका प्रकाशन होने में जो है इतना समय लग गया, अर्थात 2012 में पहली बार जो है इसका प्रकाशन किया गया। और इसका जो प्रकाशन था वो ISI कोलकाता द्वारा जो है किया गया था, ISI कोलकाता द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रयोग पहली बार कौन से संस्करण में, कि सीसी के 5वें संस्करण में। और ये जिसका प्रकाशन कब हो पाया, तो आपको पता है 5वां संस्करण 2 भाग में था, एक था बेसिक, मूल का तो हो गया 57 में, लेकिन जो डेप्थ पार्ट था उसका 2012 में प्रकाशन हो पाया। फिर आता है सीसी का 6वां संस्करण, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सीसी का 6वां संस्करण, कि सीसी का जो 6वां संस्करण है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीसी का जो 6वां संस्करण है वो आया था 1960 में, और इसके 3 पुनः मुद्रित संस्करण आए थे, एक आए थे 1963 में, एक आया था 64 में, और एक आया था 1969 में। और पुस्तकालय में जो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है
वो 1963 वाले का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है कि सीसी के 60वें संस्करण का पुनः मुद्रित या रीप्रिंट 1963 का प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा पुस्तकालयों में किया जाता है। और इस संस्करण का जो प्रकाशन किया गया था वो शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट संस्था के द्वारा किया गया था। शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट संस्था या शारदा रंगनाथन परोपकारी संस्था के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और इसमें जो है SOT, वहां देखिएगा PME, इनके सिंबल तो पहले वाले में ही दे दिया था, इससे पहले वाले में। यहाँ जो SOT था, इनके लिए दोनों के लिए एक ही समान योजक चिन्ह था। किसका? कि भाई डॉट का। अब यहाँ के चिन्ह बदल दिए, एस को तो डॉट का डॉट ही रखा, लेकिन टी को जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बदल दिया गया, इसका प्रयोग किया गया। और इस संस्करण की जो प्रस्तुति है वो 3 भागों में की गई। जो पहला भाग था उसमें रूल्स को रखा, दूसरा भाग था उसमें शेड्यूल क्लासिफिकेशन का रखा, और तीसरा भाग है उसमें क्लासिफिकेशन का शेड्यूल और जो है स्कार्ड बुक विद द स्पेशल नेम्स ये रखा। एक बार एग्जाम में भाई पूछा जा चुका है कि सीसी का जो छठा संस्करण 1963 में आया था वो कितने भागों में बटा था, तो 3 भाग में। उसके तीसरे भाग का क्या नाम था, तो शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्कार्ड बुक विथ द स्पेशल नेम्स। इसको एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भाई सीसी का जो है 63 वाला संस्करण जो 60 में प्रकाशित हुआ था, जिसका रीप्रिंट पहला 63 में आया था, उसके जो है कितने भागों में प्रस्तुति हुई, तो इसके 3 भागों में प्रस्तुति हुई। इसके पृष्ठ थे, वो पहला भाग था, उसमें पहले भाग के जो पृष्ठ थे वो 1.1 से लेकर 1.24 तक जो है रूल्स थे। पृष्ठ फिर 2.1 से 2.172 तक इसका क्या था, इसका शेड्यूल था क्लासिफिकेशन का। और पृष्ठ 3.1 से लेकर 3.126 तक जो था वो क्या था, इसका शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्कार्ड बुक विद द स्पेशल नेम्स जो है इसका पार्ट था। और अगर आप इसको देखना चाहें तो सीसी का जो 63 का जो रीप्रिंट आया था वो ऐसा था, इस प्रकार का संस्करण था। और इसकी प्रस्तुति थी वो 3 खंडों में की गई थी, और इन 3 खंडों को आप जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर हम इसके इंडेक्स में जाएंगे तो इसके इंडेक्स में देखिएगा पेजेज पार्ट फर्स्ट ये पहला भाग है, पेजेज इन पार्ट सेकंड ये दूसरा भाग है, और पेजेज इन पार्ट थर्ड ये तीसरा भाग है। देख लीजिएगा, पेजेज इन पार्ट फर्स्ट पहला भाग, पेजेज इन पार्ट सेकंड दूसरा भाग, और पेजेज इन पार्ट थर्ड तीसरा भाग। यहाँ ऊपर लिखा दिखाई देगा। ऐसी पुस्तक है कोलन क्लासिफिकेशन की 6th एडिशन जो 1963 में रीप्रिंट आया है उसका, और लेखक भाई डॉक्टर SR रंगनाथन। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपके वो 7वां संस्करण, और सीसी का जो 7वां संस्करण आया था वो आया था 1987 में। 7वां संस्करण 1987 में आया था। जैसा कि आपको पता है डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी कब, 1972 में। कब हो गई, 1972 में। और ये संस्करण कब आया जी, कि 1987 में। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि सीसी का वो कौन सा संस्करण है जो डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के बाद आया था, तो ध्यान रखिएगा वो 7वां संस्करण था सीसी का, जो डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के बाद 1987 में आया था। इसका जो संपादन किया गया था वो 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया था, एक नील मेगनन, एक सीतारमैया और एक गोपीनाथ। इन 3 व्यक्तियों द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। और ये जो है रंगनाथन का जो DRTC है, DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर से जुड़े हुए थे। इसकी बेंगलोर की जो DRTC है इसकी स्थापना जो है नील मेगनन, सीतारमैया, गोपीनाथ के साथ मिलकर रंगनाथन मोदे द्वारा की गई थी। और रंगनाथन मोदे की मृत्यु के बाद इन्हीं लोगों ने जो है इसका संपादन किया था सीसी के 7वें संस्करण का। और इसका जो प्रकाशन भी किया गया था वो DRTC द्वारा ही किया गया था। ये संस्करण सैद्धांतिक रूप में तो मौजूद है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अब तक इसका प्रकाशन
नहीं हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको बना तो दिया गया, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में पूर्णतः यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 8 भागों में किया गया था। इसका प्रकाशन 8 भागों में किया था, जिसमें से अभी 5 भाग हैं वो ही प्रकाशित हो पाए हैं। आगे के जो 3 भाग हैं वो प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। इनके जो 8 भाग थे वो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच के रूप में जो है प्रकाशित थे। तो उसके जो 5 भाग हैं ए, बी, सी, डी, ई तक का तो जो प्रकाशन है वो हमें मिलता है। आगे का इसका प्रकाशन अब तक भी नहीं हो पाया है। इसका जो 5 भागों का जो प्रकाशन हुआ है और जो हमें दिखाई देता है वो 5 भाग हैं आपके। इसमें पहला भाग जो ए रखा गया है वो रखा गया इंट्रोडक्शन के लिए। पहला भाग रखा गया है आपका इंट्रोडक्शन के लिए या परिचय के लिए। पहला भाग है वो परिचय है। दूसरा भाग है वो जो है आपकी गाइडलाइन के लिए है, सलाह के लिए है, राय के लिए है, गाइडेंस एंड द बिगिनर्स। और जो तीसरा भाग है वो क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो रूल हैं उनसे रिलेटेड मिलता है आपका तीसरा भाग। इससे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रूल से। चौथा भाग है वो कॉमन आइसोलोट से जुड़ा हुआ है, जनरल डिवीजन किसकी, कॉमन आइसोलोट की। और पांचवा भाग है वो स्पेशल आइसोलोट है। ये 5 भाग इसके मौजूद हैं। आगे के 3 भाग हैं वो बनने को हैं। इंडेक्स इसका बनने को है, इंडेक्स शेड्यूल और क्लासिफिकेशन इसका बनने का है। और इसका जो अंतिम एच भाग है उसमें क्या है कि सीसी के 6वां और 7वां संस्करण है। सीसी का कौन सा, 6th एडिशन और 7th एडिशन। 6th एडिशन कब आया था, 1960 में, जिसका रीप्रिंट आया था 1963 में, 1963 में रीप्रिंट। और जो सीसी का जो 7वां संस्करण है वो आया था 1987 में। और इस 6ठे और 7वें का, किसका भाई, 63 वाले का, 6ठे का और 7वें की क्या किया गया, तुलनात्मक अध्ययन किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये तीनों ही भाग हैं वो आज भी व्यवहारिक रूप से मौजूद नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ये जरूर मौजूद है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये मौजूद नहीं है। थैंक यू।